हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से चल रही होगी पढ़ाई। तो पहली बात तो आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है और आप सबको पता ही होगी भी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और आपके जो आगामी एग्ज़ाम आ रहे हैं वो लगभग मई जून जुलाई इन्हीं महीनों में है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अभी, पानी पीते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो बाजार में ओआरएस के पैकेट मिलते हैं, आप वो पी सकते हो, वरना घर पे नींबू पानी बना के पी सकते हो। बट खुद को हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखिए ताकि आपको जल्दी से कोई बीमारी ना पकड़ ले, क्योंकि एग्जाम से पहले बीमार होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप हो ही नहीं सकते। आप एक बार आप बीमार होते हो, आपके 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। हल्के से बुखार जुकाम खांसी भी आ गई ना, तो भी आपके 2-3 दिन चले जाएंगे। और गर्मी तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर गर्मी लग गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए खुद का ध्यान रखें, गर्मी से बचे रहें, पानी पीते रहें। ठीक है, और इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ेंगे लोक गायन शैलियां, जिसमें हम मांड गायकी, मंगनियार गायकी, उसके बाद लंगा गायकी, चार बैंत लोक गायन शैली, तार बैंत गायन शैली, तारबंदी गायन शैली और हवेली संगीत पढ़ेंगे। ठीक है, ये शैलियां होती है। अभी इससे पहले हमने लोकगीत पढ़ लिए थे, अब उन लोकगीतों के शैली में गाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो। तो प्रमुख गायन शैलियां, जिन शैली में मतलब जिस लय में ताल में उनको गाया जाता है वह क्या होती है? लोक गायन शैलियां। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। एक मिनट रुको भी। तो इनको शुरू करते हैं अभी। तो पहली है हमारी मांड गायकी। आपने सुना होगा भी मांड गायकी के बारे में। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी जैसलमेर में। अब जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो मांड है। और जैसलमेर में उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं मांड गायन शैली। इसके प्रमुख कलाकार है अल्हा जिलाबाई। आपने इनको पढ़ा होगा भी, राजस्थान की मरु कोकिला जिनको बोलते हैं, अल्हा जिलाबाई, जो कि बीकानेर से है। अब देखो भी, मैं इसमें आपको कहानियां नहीं बता रहा भाई। ठीक है, कहानियां बताने में कुछ नहीं है। क्लास 10 मिनट से 20 से 50 मिनट की मैं खींच दूंगा, बट इसमें कुछ है नहीं, सीधे सीधे फैक्ट है, वो आपको पढ़ने हैं। वरना कहानियां तो मैं इस क्लास को बहुत लंबी खींच सकता हूँ, इसको लिखता ही ना, यहाँ आके लिखता, साथ साथ में समझाता। ठीक है, पर मुझे वो नहीं करना, मुझे आपका टाइम बचाना है। अभी टाइम की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो इस प्रमुख कलाकार है अल्लाह जिलाबाई, जो कि बीकानेर से है। उसके बाद गौरी देवी, वे भी बीकानेर से है। और एक गौरी देवी और है जो कि पाली से है। फिर मांगी बाई, इनके बारे में आपने सुना होगा भी, यह उदयपुर से है। जमीला बानो जोधपुर से है। बन्नो बेगम जयपुर से है। और बतुल बेगम नागौर से है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इनसे क्वेश्चन बन सकता है मिलान वाला, कि मिलान कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। अब गौरी देवी यहाँ पर दो है और एक गौरी देवी ये है, मैंने नोट डाल के लगाया है आपको। गौरी देवी जो कि डूंगरपुर से है, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अब अल्लाह जिलाबाई के बारे में कुछ और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने लोकगीत वाली जो है उसमें आपको अच्छे से करवा दिया है। ठीक है, तो आप वो क्लासे जाके पहले देखें, फिर यहाँ आके इन क्लासों को देखें। ठीक है, तो मांड गायकी आपका हो गया, जिसकी उत्पत्ति जैसलमेर में हुई है और जिसकी प्रमुख कलाकार अल्लाह जिला बाई है। ठीक है, चलो अगला है मंगनियार गायकी। चलो, मंगनियार गायकी, पहली बात तो यह मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय ने मूल रूप से शुरू की थी। तो मंगनियार मुस्लिम है जो मूल रूप से सिंध प्रांत के हैं। सिंध प्रांत कहाँ है अभी? तो सिंध प्रांत तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में है। तो वहां की जो मंगनियार मुस्लिम है, एक मिनट रुकना भी। तो वहां के जो मंगनियार मुस्लिम है उन्होंने मूल रूप से शुरू की थी। अब शुरू कहां की? तो जैसलमेर बाड़मेर में। क्यों? क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो वह इस एरिया में आके रहने लगे। ठीक है, तो यह मूल रूप से सिंध प्रांत के हैं, किंतु अब जैसलमेर बाड़मेर में निवास करते हैं। इसलिए यह गायन शैली कहां प्रचलित है अभी? मंगनिया गायकी जैसलमेर और बाड़मेर में। इनका मुख्य पेशा क्या है अभी? गायन और वादन, गाना और बजाना। ठीक है,
और प्रमुख वाद्य यंत्र इनका क्या है, कमाइचा व खड़ताल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मंगनियार गायकी में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से है, तो कमाइचा और खड़ताल है। ये क्वेश्चन बन सकता है अभी, प्रमुख कलाकार सदीक खां मंगनियार और साकर खां मंगनियार। इनसे क्वेश्चन क्या बनता है, सदीक खां मंगनियार है जो खड़ताल वादक है, खड़ताल बजाते हैं। खड़ताल वाद्य यंत्र मैंने आपको वाद्य यंत्र क्लास में पढ़ा दिया था। और साकर खां मंगनियार है जो कि कमाइचा वाद्य बजाते हैं। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि कमाइचा क्या होता है। हाँ, तो क्वेश्चन ये बन सकता है अभी कि सदीक खां जो मंगनियार है वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो खड़ताल। और साकर खां मंगनियार है वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कमाइचा। एक और है भी इनके, रुक्मा मंगनियार। इनके बारे में पूछा जाए तो यह बाड़मेर के है जो कि विकलांग गायिका है। कौन है, बाड़मेर के विकलांग गायिका। एक मिनट रुको भाई। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रमुख कलाकार, संगीत सदीक खां मंगनियार, साकार खां मंगनियार और रुक्मा मंगनियार। ठीक है, ये महिला भी याद रहे, रुक्मा मंगनियार कौन है, महिला है, पुरुष में मत कराना इनको। अब सदीक खां मंगनियार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म कहां हुआ, अभी झापली गांव में हुआ है, जो कि कहां है, शिव तहसील बाड़मेर में। गांव कौन सा, झापली गांव, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। और इनकी स्मृति में, इनकी याद में 2002 में जयपुर के अंदर सदीक खां मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। ये थोड़ा देख लेना भाई कि सदीक खां मंगनियार जो लोक कला है और अनुसंधान परिषद है, इसकी स्थापना कहां की गई, जयपुर में। कब की गई, 2002 में। ये थोड़ा याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे, इसको बुझाते थे। तो एक बार आप यहां तो स्क्रीनशॉट लो भाई, पानी पी लो तब तक। चलो, अगला है लंगा गायकी। तो यह जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की लोक गायन शैली है। कौन सी, लंगा गायक शैली जो है। और लंगा जाति है भी मैंने आपको पढ़ाया था, लंगा जाति ही इसका प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। दो ही बातें हैं, लंगा गायकी कहां प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और किस जाति द्वारा, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कौन सी, लंगा जाति द्वारा यह प्रयोग में लाई जाती है। अगला है चार बैंत लोक गायन शैली। अपने चार बैंत का नाम सुनते ही अपने दिमाग में एक टोंक नाम आता है, आता होगा। जिनके नहीं आता भी वो तो या तो कल्चर से ढंग से जुड़े नहीं है, पर जिन्होंने ढंग से एक बार पढ़ा होगा कल्चर, उनको एक बार टोंक नाम आएगा। ठीक है, तो यह मूल रूप से टोंक में प्रसिद्ध है। कौन सी, चार बैंत लोक गायन शैली। ठीक है, अब एक काम करना भी, ये क्लास लगाने के बाद आप YouTube पे जाना और सर्च करना, आपको इनके बहुत सारे आपको गीत और वो मिल जाएंगे इन शैलियों में गाए हुए। एक बार सुनना भी यह कैसी होती है। ठीक है, चलो, तो यह मुख्य रूप से टोंक में प्रसिद्ध है। अब मूल रूप से कहां की है, तो मूल रूप से यह शैली अफगानिस्तान की है। देख लो, चार बैंत लोक गायन शैली प्रसिद्ध कहां है, तो टोंक में। मूल रूप से कहां की है, तो अफगानिस्तान की है। और प्रवर्तक है इनके करीम खां निहंग। कौन है भी, करीम खां निहंग। तीन ही बातें हैं, मूल रूप से अफगानिस्तान की है, मुख्य रूप से टोंक में प्रसिद्ध है, और प्रवर्तक कौन है इनके, करीम खां निहंग। अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य रूप से कहां प्रसिद्ध है, तो टोंक में, मूल रूप से कहां की है, तो अफगानिस्तान की। ठीक है, चलो, अगला है तालबंदी गायन शैली। तालबंदी, औरंगजेब जो थे, आपने सुना होगा भी,
औरंगजेब ने जो संगीत है, नृत्य है, इनको बिल्कुल भी आश्रय नहीं दिया, उल्टा इनको खत्म करवाया था। तो जब औरंगजेब ने खत्म करवाना शुरू कर दिया था कि जो कलाकार थे उनको वहां से निकालना, और आपको पता होगा कि उसने इस चीज का तो बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया था, इतना से विद्रोह कहें या मना कर दिया था कि इसका प्रयोग करना ही नहीं है। मुस्लिम जो इसका समुदाय है या धर्म है, इसमें गायन का, संगीत का कोई स्थान नहीं है, उसने यह सब बोल दिया था। एक मिनट रुकना भी, ठीक है। तो अब उसके समय में जो विस्थापित है, तो औरंगजेब के समय में विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा यह गायन शैली विस्थापित की गई। औरंगजेब ने जो अपने आसपास का एरिया था वहां से, या अपना साम्राज्य था, राज्य था, वहां से जो कलाकार थे, जो तालबंदी गायन शैली के कलाकार थे, उनको निकाल दिया वहां से। अब वो वहां से निकले और वो कलाकार करौली और सवाई माधोपुर में आ गए। कहा? करौली और सवाई माधोपुर में आ गए। तो उन्होंने यहीं पे इस शैली को और प्रचलित किया। तो पूछ सकते हैं कि औरंगजेब के समय विस्थापित कलाकारों ने करौली और सवाई माधोपुर में कौन सी गायन शैली को प्रचलित किया? तो तालबंदी। एक लाइन में बताऊं तो औरंगजेब द्वारा विस्थापित कलाकारों ने सवाई माधोपुर व करौली क्षेत्र में तालबंदी गायन शैली को प्रचलित किया। ठीक है, कर लोगे? चलो अगला है हवेली संगीत। हवेली संगीत सुनते ही हमारे दिमाग में नाद द्वारा आता है, श्री कृष्ण आता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के जो मंदिरों में जो संगीत गाए जाते हैं उन्हें हवेली संगीत कहते हैं। अब श्री कृष्ण के मंदिर राजस्थान में कहां प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा के हैं भी। तो यह गायन शैली भी कहां प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद में। ठीक है, और औरंगजेब के समय बंद कमरों में विकसित गायन शैली। अब औरंगजेब ने बोल दिया था कि अगर किसी ने गाया बजाया तो मैं उसको मार दूंगा। तो क्या था कि अब जो कलाकार थे वो कमरे बंद करके गाते थे। तो बोला जाता है कि यह जो बंद कमरों में विकसित शैली हुई वह कौन सी है? भी हवेली संगीत है। अब इसमें है क्या? श्री कृष्ण के भजन वगैरह इसमें गाए जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा नाथ द्वारा में जो श्री कृष्ण के मंदिर है उनको हवेली बोला जाता है। हवेली क्यों बोला जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया था तो मंदिर बनाए ऐसे जाते थे जैसे वो हवेली हो, हवेली का रूप दिया था उन्होंने। अब अगर शिखर बना देंगे तो वो दिखेगा कि अब वो तोड़ देंगे। अब देखना उत्तर भारत के जो मंदिर है वो प्राचीन, अब नए बन गए वो तो अलग बात है, प्राचीन मंदिरों में शिखर नहीं है। जैसे दक्षिण भारत में प्राचीन मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर है, वैसे नहीं है। क्यों? कारण था औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ो अभियान चला दिया था एक तरह से, उसका प्रभाव था भी। ठीक है, तो औरंगजेब के समय जो बंद कमरों में विकसित हुई वह कौन सी शैली थी? भी हवेली संगीत, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में प्रसिद्ध है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो भी, तो आज एक क्लास होगी और अगली क्लास में मैं इस शैली को, हमारी जो लोक गायन शैलियां हैं इनको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे लोकगीत भी हो गए और साथ साथ में लोक गायन शैलियां, और इससे बाद जो टॉपिक होगा वह हम पढ़ेंगे घराने। जो लोक संगीत के घराने थे वो भी मैं आपको एक या दो क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप पढ़ते रहिए भी, अपना ध्यान रखिए, गर्मी से खुद को बचाइए और तैयारी में जुटे रहिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में और ही उत्साह और जोश के साथ। तब तक सभी का धन्यवाद।